नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। इस सीरीज में हम चर्चा कर रहे थे संविधान संशोधन के बारे में। ये सीरीज का चौथा लेक्चर है। इसके 3 लेक्चरों में हमने संविधान संशोधन क्या है, संविधान संशोधन के प्रकार और संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा है तथा साथ ही हमने संविधान संशोधन 1 से लेकर 8 तक के हमने संशोधनों को देख लिया था। आज इस चौथे लेक्चर में हम बात करेंगे 9वें संविधान संशोधन से। जो हमारे भारतीय संविधान का जो नवा संविधान संशोधन है वो एक भारतीय क्षेत्र को किसी दूसरे देश को देने के लिए किया गया। होता क्या है दोस्तों कि हमारा जो भारत है, भारत के किसी एक भूभाग को हमें किसी दूसरे देश को देना है। ठीक है, किसी दूसरे देश को देना होता है। कैसे देना होता है वो भी समझ लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है, कभी हमारे पास बॉर्डर डिस्प्यूट होते हैं दूसरे देशों के साथ, जैसे पाकिस्तान के साथ है, बांग्लादेश के साथ है और किसी के साथ भी होंगे। हमारे जो विवाद होते हैं उसके तहत जब समझौता किया जाता है तो समझौते के तहत कुछ भारतीय क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र को देना होता है और कुछ क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र में लाना होता है। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 3 में यह प्रावधान तो है कि किसी दूसरे क्षेत्र को अपना कैसे बनाया जाए, लेकिन यह प्रावधान नहीं है कि अपने क्षेत्र को किसी दूसरे देश को कैसे दिया जाए। तो इस हेतु हमें क्या करना होता है, संविधान का संशोधन करना होता है। हम संविधान का संशोधन करके किसी भारतीय क्षेत्र को किसी दूसरे देश को क्या कर सकते हैं, सौंप सकते हैं, उसको दे सकते हैं। समझ में आया दोस्तों? तो इसी के तहत हमारे भारतीय संविधान में 2 संशोधन हो चुके हैं अभी तक। किसके लिए? भारतीय क्षेत्र को किसी दूसरे देश को देने के लिए। जो नवा संविधान संशोधन 1960 का है वो किसके लिए हुआ था? बेरूवाड़ी संघ को देने के लिए हुआ था। किसको दिया हमने उस समय? पाकिस्तान को, वो पूर्वी पाकिस्तान के साइड था। ठीक है, और उसके बाद जो 1वां संविधान संशोधन हुआ, 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। यह हुआ किसके साथ? बांग्लादेश के साथ हुआ। आप इन दोनों संविधान संशोधन को क्या रखेंगे, याद रखेंगे। नवा संविधान संशोधन बेरूवाड़ी 1960 और 1वां संविधान संशोधन 2015 को हुआ था। नेक्स्ट संशोधन की ओर चलते हैं। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जो हमारे पास क्या हुए हैं, संशोधन हुए हैं कि राज्य के लिए कुछ विशेष दर्जे की मांग के लिए संशोधन और उसके साथ साथ संघ राज्य क्षेत्रों के निर्माण और उनके विशेष मांग के लिए संशोधन जो होते हैं। दोस्तों इसमें बहुत सारे संशोधन है, मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि यहाँ बहुत सारे हैं, लेकिन आपको क्या क्या याद रखना है, कैसे याद रखना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, जैसे जो पीएससी है हमारा सीजीपीएससी प्री, उसमें एक क्वेश्चन पूछ दिया था। उसने क्या किया, एक कूट बनाया, एक टेबल बनाया, 10, 12, 13 और 14 लिखा और एक साइड उसने क्या किया, राज्य के नाम लिख दिए कि इनको मिलाइए। ठीक है, तो हमें उसी प्रकार से कुछ करना है। हमें क्या करना है, कौन सा संविधान संशोधन का नंबर कौन से राज्य के लिए हुआ है और वह कौन से अनुच्छेद के लिए हुआ है, हमें ये याद रखना है। और ये किससे संबंधित है? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि 10वां संविधान संशोधन कौन से के लिए हुआ था? दादर एवं नागर हवेली के हुआ था। 12वां संविधान संशोधन कौन कौन से राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए? गोवा के लिए और दमन एवं दीव के लिए हुआ था। 13वां संविधान संशोधन किसके लिए? नागालैंड के लिए हुआ था। और इसके तहत अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया? 371A जोड़ा गया। याद रखिए कि हमारे संविधान के भाग 21 में संक्रमणकालीन क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ठीक, उसके तहत अनुच्छेद 370 भी है, 371 है और उसके बाद 371A से लेकर बहुत सारे हैं, आई थिंक आई तक है यहाँ पास। ठीक है, तो इन जितने भी 371A से लेकर आए थे वो संविधान संशोधन के द्वारा बाद में जोड़े गए। 370 आपको विदित होगा कि ये किसके लिए है? जम्मू कश्मीर के लिए। 371 किसके लिए है? गुजरात महाराष्ट्र के लिए। 371A से हमें लगातार याद करना होगा। ठीक है, आसान है याद करना। संविधान का संशोधन याद रखिए, ठीक, राज्य याद रखिए और उससे रिलेटेड क्या याद रखिए? अनुच्छेद याद रखिए। बस सीक्वेंस में याद रखिए, सब सीक्वेंस में है। तो संविधान का संशोधन 13 मतलब 1963 में जो हुआ था वो किसके लिए? नागालैंड के लिए हुआ और अनुच्छेद क्या रहेगा? 371A रहेगा। 14वां संविधान संशोधन 1962 में होता है, किसके लिए? पौंडीचेरी के लिए। और जो इसमें संविधान का एक नया संविधान का आर्टिकल जुड़ा था संविधान में, वो था अनुच्छेद 239A जुड़ा था। ब्रैकेट में 3-4 नाम लिखे हुए हैं। एक्चुअली में जो पौंडीचेरी है वो 3 राज्यों में फैला हुआ है, माहे, कराईकल और यनम, ये क्षेत्र है। और पौंडीचेरी, इन चारों को मिलाकर क्या बनता है? पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र बनता है। तो आप भूगोल में ठीक नक्शा खोलेंगे, मतलब भारत का नक्शा देखेंगे और उसमें 3 राज्य खोजेंगे कि ये जो तीनों क्षेत्र हैं वो कौन कौन से राज्य में हैं। फिर है 22वां संविधान संशोधन, ठीक, 1969 को हुआ था। ये किस राज्य के लिए है? असम राज्य के लिए है। उसके अंदर एक स्वायत्त राज्य का गठन करने का प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया? 371B। तो ए हो जाएगा और बी भी हो गया। ठीक, ए किसके लिए था? नागालैंड के लिए था
और बी किसके लिए हो जाएगा, असम के लिए। फिर आते हैं 27वां संविधान संशोधन, किसके लिए रहेगा, ये मणिपुर के लिए रहेगा। अनुच्छेद कौन सा, 371C। फिर आगे बढ़ते हैं 32वां संविधान संशोधन, ये किसके लिए, आंध्र प्रदेश के लिए रहेगा और अनुच्छेद 371D और साथ में ई। ठीक है, 371D और 371E दोनों एक साथ में रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 35वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन किसके लिए किया गया, सिक्किम के लिए किया गया। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि सिक्किम के लिए हमारे पास दो संविधान संशोधन है, एक है 35वां संविधान संशोधन और एक है 36वां संविधान संशोधन। पहले जो सिक्किम था वो भारत का क्षेत्र नहीं हुआ करता था, सिक्किम था वो भारत का क्षेत्र नहीं था, उसे क्या किया गया, भारत में लाया गया। तो पहले जब लाया गया तो 35वां संविधान संशोधन किया गया और उसके साथ साथ इसे सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, पूर्ण राज्य नहीं। कौन सा राज्य था ये, पहले सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। कौन से संविधान संशोधन से, 35वें संविधान संशोधन से। और इसके साथ साथ क्या किया गया, एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 2A, मतलब दो का एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया और इसके साथ साथ एक नई अनुसूची भी जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची, 10वीं अनुसूची। जी हाँ दोस्तों, 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। पहले हमारे पास एक 10वीं अनुसूची भी हुआ करता था जो कि 35वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है 36वां संविधान संशोधन और इसके तहत जो सिक्किम को सह राज्य का दर्जा था वो क्या हो जाता है, पूर्ण राज्य का उसे दर्जा प्राप्त हो जाता है। अब वो क्या हो गया, भारत का पूर्ण राज्य हो गया। ठीक, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त दे दिया गया और उसके साथ साथ अनुच्छेद उसके लिए क्या बनाया गया, 271F बनाया गया। ठीक है, याद कीजिए, ई तक किसके लिए था, आंध्र प्रदेश के लिए था और उसके बाद अब जो बनाया गया वो क्या है, एफ किसके लिए हो जाएगा, सिक्किम के लिए। और इसके साथ साथ अनुच्छेद 2 क को भी समाप्त कर दिया गया और अनुसूची 10 भी क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, हटाया गया। तो ये अनुसूची 10 वर्तमान में हट चुका था, उस समय हट चुका था, लेकिन अभी तो है। अभी कौन से संविधान संशोधन से जुड़ा गया अनुसूची 10 पुनः, वो आगे की बात करेंगे हम। फिर आता है 37वां संविधान संशोधन। ठीक, इसके लिए बस आप एक फैक्ट याद करेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश, उस समय अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित हुआ करता था, उसके लिए विधानसभा और मंत्री परिषद की क्या की गई थी, व्यवस्था की गई थी। फिर आता है 53वां संविधान संशोधन 1986 को मिजोरम के लिए किया गया और ये 271G के साथ इसको जोड़ा गया। ठीक है, याद रखिएगा, सीक्वेंस में है। फिर है 55वां संविधान संशोधन, ये किसके लिए, अरुणाचल प्रदेश को। ठीक, अब इसके लिए व्यवस्था की गई 30 विधानसभा सीट, अनुच्छेद 371H। ठीक है, फिर आगे आएगा 56वां संविधान संशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ये गोवा के लिए। गोवा को यहां से पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है और इसके लिए एक नया अनुच्छेद भी जुड़ता है 371I। ठीक, तो वो जो हमने बात किया था 371A से लेकर I तक, यहाँ पास वो क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। ठीक, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के लिए अभी वर्तमान में आपको इतना ही संशोधन पढ़ने हैं। फिर आता है 15वां संविधान संशोधन 1963। ठीक है, 15वां संविधान संशोधन कब किया गया, 1963 में। इसमें केवल एक फैक्ट आपको याद रखना है कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उम्र कितनी कर दी गई, 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई। ठीक, मतलब जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है वो सेवानिवृत्त कब होंगे, अब 62 वर्ष की आयु में होंगे। पहले कितने थे, 60 थी। तो इसे आप याद करेंगे, याद रखेंगे। फिर आते हैं 8वीं अनुसूची में कुछ संशोधन हुए। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भाषा से संबंधित है। वर्तमान में हमारे पास कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। पहले कितनी थी, मतलब मूल संविधान में कितनी थी हमारे पास भाषाएं, मूल संविधान का अर्थात क्या हो जाता है, 1950 के समय। 1950 में हमारे पास कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। ठीक, अब इसमें होना चालू होता है संशोधन। पहले होता है 21वां संविधान संशोधन 1967 में और इसके तहत एक नया भाषा जोड़ा जाता है, इसमें क्या, सिंधी। याद रखिए, कौन सा भाषा जोड़ा गया, सिंधी। अब ये कितना हो जाएगा, 15। ठीक, अब 71वां संविधान संशोधन होता है 71। ठीक, 1992 को। अब इसमें कितनी भाषाएं जोड़ी जाएंगी, 3। कौन कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, 3 भाषाएं यहां पर जोड़ी जाएंगी। ठीक, अगर आप इसका शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं, नेकोम, ऐसे ही है नाम के लिए, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। अब 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर तीसरा इसमें किया गया संशोधन, 92 संविधान संशोधन किया गया। ठीक, और इसके 2003 में किया गया। अब इसके तहत 4 और भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। अब यहाँ पास 18 और 4 कितनी हो जाएंगी, 22 भाषाएं। तो वर्तमान में कितना है, वर्तमान में हमारे पास कुल कितनी हो जाएंगी भाषाएं, 22 भाषाएं हो जाएंगी। याद रखिएगा, वर्तमान में हमारे पास 22 भाषाएं, किसमें, 8वीं अनुसूची में। यह भाषाओं को लेकर संशोधन हुआ था। फिर आगे चलते हैं हम 24वें संविधान संशोधन की ओर।
ठीक सीक्वेंस में हम जा रहे हैं 21 के बाद 24, अब बीच में जो आ जाता है उसे हम यहाँ पास ऐड कर लेते हैं। जैसे 21 आया था, 21 के बाद 71, 71 और 92 को ऐड करना वहां जरूरी हो जाता है। ठीक है, एक साथ रहेगा तो आपको याद भी रहेगा वो। ठीक, अब आ जाते हैं 24वें संविधान संशोधन पर। जो 24वां संविधान संशोधन है 1971 को किया गया वो। ठीक, इसका आप डेट भी याद रखिएगा, 1971 को किया गया। अब इसमें संसद को यह अधिकार दे दिया गया, संसद ने खुद को अधिकार दे दिया कि वह संविधान के किसी भी हिस्से में क्या कर दिया जाए, संशोधन कर सकती है, चाहे वह क्या हो, मूल अधिकार ही क्यों ना हो, संशोधन कर सकती है। ये संविधान संशोधन के द्वारा संसद को ही क्या कर दी थी, शक्ति दे दी। संविधान में यह प्रावधान कर दिया था कि संसद जहां चाहे वहां संशोधन कर सकती है। और इसके साथ एक और संशोधन किया गया कि राष्ट्रपति जो हमारे महामहिम है उनको क्या कर दिया गया, बाध्यकारी बना दिया गया। किस लिए बाध्यकारी बना दिया कि कभी भी जब कभी भी संविधान संशोधन विधेयक, ठीक, संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों से और राज्यों का अगर अपेक्षित है तो राज्य के द्वारा भी। ठीक, याद कीजिए कि हमने दो प्रकार के संशोधन पढ़े थे, एक संसद के विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन और दूसरा प्रकार था वहां पर संसद के विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों का वहां पर क्या चाहिए, सहमति चाहिए था। तो जिस प्रकार का भी ये संविधान संशोधन होगा, अगर उस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए कोई विधेयक ठीक पारित होने के पश्चात कहां जाता है, महामहिम के पास जाता है, राष्ट्रपति जी के पास, क्या किसके लिए जाता है, आज्ञा के लिए जाता है। तो राष्ट्रपति कभी भी उस संविधान संशोधन विधेयक को ठीक वीटो नहीं कर सकते, इंकार नहीं कर सकते, पुनर्विचार के लिए नहीं कर सकते। उसे क्या देना पड़ेगा, उन्हें मंजूरी देना पड़ेगा। मतलब संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को मंजूरी देना क्या हो जाता है, बाध्यकारी हो जाता है, उनको यह मंजूरी देना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पास एक डाउट भी आ रहा होगा कि संसद जहां चाहे वहां संशोधन कर सकती है। हाँ, कर सकती है, लेकिन उसके मूल भावनाओं को छेड़छाड़ नहीं कर सकती। ठीक है, उसके ढांचे को परिवर्तन नहीं कर सकती। डेट देखिए क्या, 1971 का है। 2 साल के बाद 1973 को क्या आ जाता है, केशवानंद भारती का वाद आता है और यहीं से मूल ढांचे का सिद्धांत भी उत्पन्न होता है। ठीक, न्यायपालिका और विधायिका में जो टकराव है, जो मेंस का एक टॉपिक बनता है कि न्यायपालिका और विधायिका में किस प्रकार से टकराव रहे हैं, उसी प्रक्रिया में 24वां संविधान संशोधन भी शामिल हो जाता है। फिर अगले संविधान संशोधन की बात करते हैं हम, 25वां संविधान संशोधन। थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये माना भी जाता है भी ये कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमेशा किससे ऊपर हो जाते हैं, डीपीएसपी से ऊपर रहते हैं। ठीक है, ये तो स्वतः लागू है। जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे मूल अधिकार, ये क्या है, स्वतः लागू है। ठीक है, डीपीएसपी को लागू करने के लिए हमें यहाँ पास कानून बनाने की आवश्यकता होती है। ठीक, संसद इसके लिए क्या करता है, कानून बनाता है। कभी कभी क्या होता है कि ये कानून है वो गलती से क्या करने लगता है, मूल अधिकारों का हनन करने लगता है। ठीक, और हनन करता है तो फिर कौन आ जाता है यहाँ पास, न्यायपालिका आ जाती है। न्यायपालिका आ जाती है। न्यायपालिका बोलती है कि आप किसी भी कीमत पर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते, और इस कानून को क्या कर देती है, वो निरस्त कर देती है। क्यों कर देती है, क्योंकि वो मूल अधिकार का क्या करने लगता है, अधिक्रमण करने लगता है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं सामान्यतः कि मूल अधिकार हमेशा किससे ऊपर माने गए हैं, डीपीएसपी से ऊपर माने जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे डीपीएसपी में प्रावधान है, कुछ ऐसे प्रावधान, डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक, कुछ ऐसे प्रावधान है जिन्हें लागू करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, और लागू करने जाओ तो फंडामेंटल राइट्स बीच में आ जाता है। कौन आ जाता है, फंडामेंटल राइट्स बीच में खड़े हो जाते हैं। अब क्या किया जाए, तो एक संविधान में संशोधन कर दिया गया कि डीपीएसपी के कुछ प्रावधानों को अगर हम लागू करने के लिए कानून बनाते हैं, ठीक, उसको लागू करने के लिए कानून बनाते हैं, और ये कानून गलती से अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन भी कर देता है, तो हम इस कानून को समाप्त नहीं करेंगे, बल्कि इस फंडामेंटल राइट्स को कुछ समय के लिए भूल जाएंगे, रहने दो करके चलो, क्योंकि ये डीपीएसपी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पास। ठीक है, किससे, मूल अधिकार के कुछ प्रावधान से, सभी से नहीं, कुछ प्रावधान से। ठीक, उसकी भी बात करते हैं। तो 25वां संविधान संशोधन इसी के लिए था। अब इसके लिए क्या किया गया, एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, 31 जोड़ा गया। अब 31 में यह बोला गया कि जब कभी भी संसद अनुच्छेद 39 ख और 39 ग, मतलब उसी के अंदर सब क्लॉज है, अनुच्छेद 39 का सब क्लॉज ख और ग में वर्णित जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो भी तत्व उसमें जो भी विषय लिखे गए हैं, यदि उन्हें लागू करने के लिए क्या करेगा, कोई भी अगर विधि बनाया जाता है, संसद क्या करेगी, डीपीएसपी में जो लिखे गए हैं 39 ख और ग में, उनको लागू करने के लिए विधि बनाता है। यदि यह विधि अनुच्छेद 14, 19 और 31, वर्तमान में 31 तो है नहीं, ठीक, संपत्ति का अधिकार हट चुका है, तो अगर वह 14 और 19 को क्या करते हैं, अगर हनन भी करते हैं, तो अधिकारों का उल्लंघन भी करते हैं, तो इसके आधार पर हम इसे चुनौती
नहीं दे सकते। मतलब 39 ख और 39 ग को लागू करने के लिए संसद कोई विधि बनाता है, अगर वो विधि 14 और 19 का हनन भी करता है तो कोई बात नहीं, हनन होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके आधार पर हम उसे चुनौती नहीं दे सकते। तो इसी को लागू करने के लिए एक नोट भी बोला जाता है, एक यहाँ पर एक नारा टाइप का है कि जहां कहीं भी अनुच्छेद 31 ग आता है वहां अनुच्छेद 14 और 19 महत्वहीन हो जाता है या चला जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा ये संविधान संशोधन क्या है। अगला संविधान संशोधन है 38वां संविधान संशोधन, जो कि 1975 में किया गया था। डेट थोड़ा देखिए, 1900 कब किया गया, 75 में किया गया, क्योंकि ये डेट यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हुआ है यहां पर, ठीक, राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी को विभिन्न आधारों पर, थोड़ा ध्यान से पढ़िए, यहां पर विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की विभिन्न उद्घोषणाएं करने की क्या है, शक्ति प्रदान कर दी गई। मतलब राष्ट्रपति एक समय पर, ठीक, अलग अलग आधारों पर क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। याद कीजिए अनुच्छेद 352 में, ठीक, 3 आधारों पर क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है। ठीक, मान लेते हैं कि एक के आधार पर तो लगा दिया है, ठीक, वर्तमान में इसके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, तो क्या दूसरे आधार पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है? जी हाँ, लग सकता है। ये 38वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे पॉसिबल कर दिया गया। कैसे, उदाहरण के तहत समझते हैं। जो हमारे देश में द्वितीय आपातकाल लगा था वो लगा था दिसंबर 1971, जब पाकिस्तान ने क्या किया था, भारत पर हमला कर दिया था 3 दिसंबर 1971 पर। आधार क्या था, वो बाह्य आक्रमण, पाकिस्तान ने आक्रमण किया तो क्या है, बाह्य आक्रमण था। ठीक, तो हमारे पास क्या है, आपातकाल लग गया। अनुच्छेद 352 क्या था, राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश पर लागू कर दिया गया। अब ये 3-4 साल तक चलते रहता है। ठीक है, 3-4 साल तक ये आपातकाल चलते रहता है, इसे समाप्त नहीं किया जाता है। और उसी के बीच क्या होता है, तृतीय आपातकाल भी लग जाता है। दूसरा चल रहा है और तीसरा क्या लग गया, आपातकाल लग गया। कब लगा, ये जून 1975 को लगा, 75 में ही संशोधन हुआ था। ठीक, आधार क्या बताया गया, आंतरिक अशांति, बोला गया कि देश में आंतरिक अशांति, और क्या लगेगा यहाँ पास, आपातकाल लग गया। मतलब दोनों आपातकाल एक साथ क्या रहेंगे, चालू रहेंगे, दोनों आपातकाल। और आधार क्या क्या है, अलग अलग है। एक आधार पर एक साथ 2 आपातकाल नहीं लग सकता, लेकिन 2 आधारों पर, मतलब अलग अलग आधारों पर एक ही आपातकाल 2 बार लगाया जा सकता है, जो कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा भी था। और दोनों आपातकाल को समाप्त किया गया एक साथ कब, मार्च 1977 को, जब सरकार चेंज होती है। जो आज इस लेक्चर का हमारा आखिरी संविधान संशोधन है वो है 41वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। याद रखिएगा, इसमें एक छोटा सा फैक्ट है कि राज्य लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु की सीमा बढ़ाकर 60 से कितनी की गई थी, 62 वर्ष की गई। सेवानिवृत्ति की आयु है 60 से बढ़ाकर 62 कर दी। छोटा सा फैक्ट इसे आप याद रखिएगा, 41वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया। ठीक है दोस्तों, इसी आशा के साथ आज के लिए मैं विदा लेता हूं। आप हमसे इसी प्रकार के वीडियो के जुड़े रहने के लिए आप हमारी YouTube चैनल, ठीक, टेलीग्राम चैनल और फेसबुक से जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।